वरदान अपने रूम में आके डायरेक्ट बाथरूम में चला जाता है और शावर के नीचे खड़ा हो जाता है। वो आंख बंद करके कल रात के इंसिडेंट के बारे में सोचता रहता है कि ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ। थोड़ी देर में वरदान अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखें लाल रहती हैं और वो एक मिरर के सामने खड़ा हो जाता है और खुद को देखता है, जैसे उसकी आंखों में बहुत सारे सवाल हों जिसका वो जवाब पाना चाहता हो। उसके साथ बहुत अजीब चीज़ें होती हैं जो कि वो किसी से शेयर भी नहीं कर सकता। अपने मम्मी पापा से शेयर करेगा तो वो लोग परेशान हो जाएंगे, इसलिए वो सारी चीज़ें अपने मन में ही रखता था और सबके आंसर ढूंढने की कोशिश करता था। थोड़ी देर में वरदान रेडी होके अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस का रूम। वरदान विंडो के सामने खड़े होकर फ़ोन पे किसी से बात कर रहा था। तभी उसको अपने पीछे किसी का हाथ अपने सीने पे आते हुए महसूस होता है। वरदान एक झटके में पीछे घूमता है और उस लड़की को ज़ोर से धक्का देता है। वो जाके टेबल से लग के गिर जाती है। तभी वो लड़की खुद को संभालते हुए उठती है और गुस्से में वरदान से बोलती है, हाउ डेयर यू, तुमने मुझे धक्का कैसे दिया? तुम्हें किसने परमिशन दी मुझसे ऐसे बिहेव करने की? तभी वरदान बोलता है, ठीक वैसे ही धक्का दिया जैसे तुमने मुझे बिना परमिशन के टच किया। दूर रहो मुझसे, समझी? आग हूँ आग में जला दूंगा तुम्हें और तुम्हारी राख भी नहीं मिलेगी। इतना बोल के वरदान उसको गुस्से में देखने लगता है। वरदान इस टाइम बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव रहता है, लेकिन वो खुद पे कंट्रोल रहता है और खुद को कंट्रोल करते हुए बोलता है, लिसन टिया, तुम अगर कपूर अंकल की बेटी नहीं होती ना और मेरे पापा के क्लोज़ फ्रेंड नहीं होते कपूर अंकल ना, तो आज तुम देखती कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता। हाँ, आज का बेइज्जती तुम ज़िंदगी भर याद रखती। और हाँ, तुम्हारे अंदर अगर थोड़ा सा भी सेल्फ़ रिस्पेक्ट होगी ना, तो दोबारा मेरे ऑफिस में आने से पहले सोचोगी और दोबारा मेरे करीब आने से पहले सोचोगी। नाउ गेट लॉस्ट। इतना बोल के वरदान टिया को बाहर जाने के लिए बोलता है। टिया एकदम गुस्से में उसको देखती है और बोलती है, टिया से पंगा लिए हो ना वीआर, बहुत पछताओगे। अब वरदान का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। उसने ज़ोर से टिया के बाजू को पकड़ा और अपनी कैबिन से निकलते हुए लिफ्ट तक लेके आया और लिफ्ट का बटन दबा के उसको लिफ्ट के अंदर ज़ोर से धक्का दिया और बोला, दोबारा यहाँ दिखना मत और चली जाओ यहाँ से, मेरे करीब आने की कोशिश मत करना, पछताओगी बहुत ज़्यादा। तुम जो चाहती हो वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, समझी? टिया वरदान को घूर के देखती है और बोलती है, एक दिन तुम खुद आओगे वीआर मेरे पास, और ये तुमसे टिया कपूर का वादा है। वरदान को उस टाइम कुछ भी बोलना सही नहीं लगता। वो गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद करता है और बहुत ही तेज़ कदमों के साथ अपने कैबिन में चला जाता है और टिया उसको जाते हुए देखती है। फिर लिफ्ट का बटन प्रेस करती है और नीचे चली जाती है। टिया अपनी कार ड्राइव कर रही थी और बोल रही थी, इस टिया कपूर पे मरते हैं लड़के, और एक वीआर है जो कि मुझे देखना तक पसंद नहीं करता। टिया, जो कि दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव और हॉट थी, उसकी एक झलक पाते ही लड़के उसके दीवाने हो जाते थे। लेकिन वीआर वीआर तो उसे घास भी नहीं डालता था। इस बात को लेके टिया बहुत ही ज़्यादा खुन्नस में रहती है। दरअसल टिया के पेरेंट्स चाहते हैं कि टिया की शादी वरदान से हो जाए और उन लोग की दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। दोनों फैमिली के बीच बात भी हो गई थी, लेकिन वरदान ने इस रिश्ते से मना कर दिया था। जब इसका पता टिया को चला तो टिया ने भी कसम खा ली थी कि वो वरदान को हासिल करके ही रहेगी। लंदन में विश अपने रूम की विंडो पे बैठ के कॉफ़ी इंजॉय कर रही थी और बाहर स्नोफॉल देख रही थी। तभी उसकी माँ अंदर आती है और बोलती है, विश नीचे चल, राज की फैमिली आई है, सब लोग साथ में बैठे हैं और तुझे बुला रहे हैं। विश एकदम चहक जाती है, लेकिन फिर हैरानी से बोलती है, वॉट, राज ने तो इसके बारे में कुछ नहीं बताया मुझे कि फैमिली के साथ वो आज मेरे घर आने वाला है। तभी विश की माँ बोलती है, विश उठ जा, जाके अपना हुलिया सही कर, ढंग के कपड़े पहन और जल्दी से फटाफट नीचे आ जा। विश बोलती है, बस माँ मैं आती हूँ 10 मिनट में। माँ उसकी नीचे चली जाती है और विश यहाँ जल्दी जल्दी रेडी होके नीचे आती है और आके अपनी माँ के पास बैठ जाती है। वो बार बार राज को ही देखती रहती है, जैसे पूछना चाहती है कि मतलब अचानक से कैसे वो लोग उसके घर आ गए। तभी राज की माँ बोलती हैं, विश बेटा अपनी रिंग की साइज़ दे देना, हमें तुम्हारी इंगेजमेंट रिंग जो बनवानी है रिया की शादी के बाद। तुम दोनों की इंगेजमेंट ही तो है 1 हफ्ते बाद, और टाइम कहाँ रह गया है, बस 1.5 महीने ही तो बचे हैं। विश एकदम शॉक होके राज को देखने लगती है। राज अपनी आंखों से इशारा करते हुए विश को कुछ ना बोलने का बोलता है। विश चुप रहती है। तभी विश की माँ और दादी बोलती है, हाँ हाँ बहन जी बिल्कुल, मैं बस लेके आती हूँ विश के साइज़ का रिंग। तभी राज के पापा विश की माँ से बोलते हैं, अब भाई देखिए बहन जी, हमारा तो इकलौता बेटा है और आपकी भी इकलौती बेटी, हम तो अपनी बहू को डायमंड रिंग ही देंगे, तो आप भी उस हिसाब से देख लीजिएगा।
इतना सुनते ही विश की माँ थोड़ा सा उदास हो जाती हैं, लेकिन वो उदासी अपने मन में ही रखती हैं, सबके सामने नहीं आने देती हैं। लेकिन विश की दादी ये बात समझ जाती हैं। थोड़ी ही देर में उनकी फैमिली चली जाती है। विश को भी राज के पापा की बात अच्छी नहीं लगती है, लेकिन वो राज का फेस देख के कुछ नहीं बोल पाती है। कुछ देर तक लिविंग एरिया में शांति ही रहती है, कोई एक दूसरे से कुछ नहीं बोलता है। तभी विश झटके से उठती है और अपने रूम में आती है और तुरंत राज को कॉल करने लगती है। राज अपने रूम में बैठा हुआ अपने फ़ोन पे कुछ कर रहा था, तभी विश का कॉल आने लगता है। राज तुरंत कॉल पिक करता है और बोलता है, हाय विश, कैसा लगा सरप्राइज़? एंगेजमेंट का सुन के तुम्हें कैसा लगा? विश नॉर्मल रिएक्शन देती है, बोलती है अच्छा तो लगा, लेकिन आज अंकल ने मम्मी से जो बात कही उसका मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा राज, और तुमने भी कुछ नहीं बोला। क्या मतलब हुआ कि मतलब कि हमारी साइड से भी डायमंड रिंग ही जाएगी और गोल्ड रिंग तुम नहीं पहनोगे? राज बोला, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपने पापा को समझा दूंगा, तुम टेंशन मत लो। तुम बस अब प्रिपरेशन में लग जाओ, हमारी इंगेजमेंट जल्दी होने वाली है और उसके बाद शादी। विश राज पे थोड़ा सा हक जताते हुए बोलती है, मुझे अभी कुछ भी नहीं सुनना है, तुम आज के आज अंकल से बात करोगे और कल आके मुझे सारी अपडेट दोगे, समझे तुम? राज बोलता है, अच्छा मेरी माँ ज़्यादा गुस्सा मत हो, मैं पापा से आज के आज ही बात कर लूँगा। राज फ़ोन रखते हुए अपनी टोन चेंज करते हुए बोलता है, विश विश विश, कितनी भोली हो तुम। हाय, तुम्हारे इसी भोलेपन का तो मैं कायल हूँ। इतना बोल के राज अपनी आंखें बंद कर लेता है और एक पुराना सा म्यूज़िक गुनगुनाने लगता है। रात का वक्त विश अपना फ़ोन स्क्रॉल करते करते खिड़की के पास जाके खड़ी हो जाती है और चांद को देखने लगती है और आज के इंसिडेंट के बारे में सोचने लगती है। कुछ टाइम बाद वो एक गहरी सांस लेती है और आके अपने बेड पे लेट जाती है। जल्दी उसको नींद आ जाती है। अगला दिन सुबह का वक्त 10 बजे कैफ़े में विश की माँ ऑर्डर प्रिपेयर कर रही थी, तभी वहाँ राज आता है और बोलता है, हाय आंटी, गुड मॉर्निंग। विश कहाँ है, आज कैफ़े नहीं आई? विश की माँ बोलती है, नहीं बेटा, वो 12 बजे तक आएगी, वो बोली कि आज माँ मुझे लेट हो जाएगा, कुछ काम है उसको कॉलेज का, तो वो करते हुए आएगी। राज हैरान होता है और बोलता है, ओके, बट उसने बोला था कि आज वो मुझसे मिलेगी 10 बजे कैफ़े में। विश की माँ बोलती हैं, एक बार विश को कॉल करके कंफर्म कर लो और फिर तुम लोग मिल लो जहाँ पे तुम लोग को मिलना है। राज हाँ में सर हिलाता है और विश का नंबर डायल करते हुए कैफ़े से बाहर आ जाता है। एक रिंग जाने के बाद विश तुरंत फ़ोन उठाती है और सामने से आवाज़ आती है, हेलो राज डार्लिंग, पीछे देखो। राज तुरंत पीछे देखता है जहाँ विश खड़ी हुई थी। विश ने आज ब्लैक कलर का लॉन्ग कोट पहना हुआ था, हाई बूट्स, ब्लू जीन्स एंड क्रीम कलर का टॉप, खुले लंबे बाल, चेहरे पे लाइट मेकअप और सर पे एक वुलन कैप। विश बहुत ज़्यादा ही प्यारी लग रही थी, लेकिन ठंड की वजह से उसकी नाक और उसके गाल दोनों लाल हो गए थे। विश बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी, लेकिन ठंडी भी उसको बहुत लग रही थी। विश बोलती है, वो राज, आज ना मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहती थी, क्योंकि तुम्हें सरप्राइजेज़ का बहुत शौक़ है ना, तो आज मैं सोची कि आज मैं भी तुम्हें सरप्राइज़ दे दूँ। इतना बोल के वो राज को हक कर लेती है। राज हंसते हुए बोलता है, विश क्या कर रही हो तुम, इतने स्नोफॉल में, इतनी ठंड में तुम बाहर खड़ी होकर सरप्राइज़ दे रही हो मुझे, चलो फटाफट कैफ़े के अंदर चलो। आज राज को हक करते टाइम विश को बहुत ही अलग सा महसूस हुआ, लेकिन वो इस बात को इग्नोर कर दी और राज के साथ कैफ़े में जाके बैठ गई। विश जैक को बोलती है, जैक, 2 हॉट चॉकलेट प्लीज़, डू फास्ट। राज और विश बातें करने लगते हैं। आधे घंटे बाद राज बोलता है, अच्छा विश, अभी तो क्लियर हो गया है मौसम, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, रात में फ़ोन पे बात करेंगे। इतना बोल के वो विश को बाय करता है और कैफ़े से निकल जाता है। इधर विश, जो कि ठंडी में खड़ी रहने की वजह से उसको हल्की सी सर्दी हो गई थी, तो अपनी माँ से बोलती है, माँ मेरी तबीयत आज ठीक नहीं रहे, मैं घर जाती हूँ। माँ उसको बोलती है, हाँ जा घर, मैं तो हुई ना अकेले सब संभालने के लिए, जा, वैसे भी तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो खुद कुछ कर तो पाएगी नहीं यहाँ पे, इससे अच्छा घर पे जाके रेस्ट कर, और सुन, दादी से काढ़ा बनवा के पी लेना, आराम हो जाएगा। विश हाँ में सर हिलाती है और कैब बुक करती है और घर के लिए निकल जाती है। विश तुरंत रूम में जाती है और हीटर के सामने बैठ जाती है। दादी काढ़ा लेके आती हैं और बोलती हैं, ये ले पी ले, ठंडी लग गई है तुझे, पी लेगी तो आराम हो जाएगा। विश बोलती है, दादी आपको कैसे पता मुझे काढ़ा चाहिए? तू जो मेरी बहू को परेशान करती रहती है ना, अकेली बेचारी कैफ़े में काम कर रही है, उसने ही मुझे फ़ोन करके बताया कि तेरी तबीयत नहीं ठीक है, तेरे लिए काढ़ा बना दूँ, इसलिए मैंने बना दिया। विश हंसते हुए अपनी दादी के हाथ से काढ़ा लेती है और पीने लगती है। तभी विश और दादी बैठती हैं और दादी विश से पूछती हैं, अब तो तेरा राज के साथ इंगेजमेंट होने वाला है, खुश है ना तू विश? विश कुछ नहीं बोलती है, चुप रहती है। तभी फिर दादी बोलती हैं, क्या हुआ, चुप क्यों है?
विश बोलती है, दादी मैं आपसे कुछ बोलूँ, आपको अजीब तो नहीं लगेगा ना? दादी बोलती है, अरे नहीं नहीं विश, बता क्या हो गया तुझे, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, शेयर कर सकती है तू मुझसे। तेरी दादी इतने भी पुराने ख्यालात की नहीं है, थोड़ा थोड़ा तो मैं भी मॉडर्न हूँ। उसकी दादी थोड़ा सा हंसते हुए बोलती हैं। विश भी अपनी दादी को देख के हंसती है और उनसे बोलने लगती है। विश बोलती है, दादी मैं पक्का बोलूँ ना, आप मुझे कुछ बोलेंगी तो नहीं ना, डांटेंगी तो नहीं ना? विश डरते डरते बोलती है। दादी बोलती है, कुछ नहीं बोलूँगी, कुछ नहीं डांटूंगी, अब बोल, मुझे पता है तो क्या बोलेगी। विश उनको थोड़ा सा हैरानी से देखती है। दादी बोलती है, अब देखती भी रहेगी कि बोलेगी? विश बोलती है, दादी आप प्लीज़ सीरियस लेना और मुझे सीरियस चीज़ ही सजेस्ट करना। दादी बोलती हैं, हाँ बोल। विश बोलती है, दादी आजकल मैं जब राज को हग करती हूँ ना, तो मुझे ऐसा फ़ील नहीं होता है कि मतलब मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ या फिर ऐसा मुझे कुछ फ़ील ही नहीं होता है। और ऐसा मुझे पिछले 1-2 महीनों से हो रहा है, लेकिन मैं किसी को कभी कुछ बोलती नहीं थी। राज को बोलती तो उसको हर्ट होता। लेकिन ये भी है कि मैं राज से प्यार करती हूँ। फिर भी पता नहीं क्यों मेरे मन में एक अजीब सा तूफ़ान चल रहा है। दादी कुछ देर विश को देखती हैं और उसका सर सहलाते हुए बोलती हैं, विश अभी तो स्ट्रेस में है ना, इसलिए तुझे ऐसा सब लग रहा है। राज बहुत अच्छा लड़का है, तू अपने दिमाग पे ज़्यादा जोर मत डाल और ज़्यादा कंफ्यूज मत कर अपने आप को। होता है कभी कभी जब माइंड इधर उधर जाता है तो। बाकी तू तो राज से बहुत प्यार करती है और राज भी तुझसे बहुत प्यार करता है, तो कुछ भी कन्फ्यूज़न मत ला। जल्दी तुम दोनों की शादी होने वाली है, ओके? चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड मत कर विश। इतना बोल के दादी विश के रूम से चली जाती हैं। विश भी उनको एक फेक सी स्माइल देती है और बोलती है, शायद मैं ही कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। रात का वक्त, राज अपने बेसमेंट के रूम में रहता है और वही पुरानी म्यूज़िक सुन रहा था। तभी वो खड़ा होता है और जाके एक पर्दे के सामने खड़ा हो जाता है और बहुत ही मिस्टीरियस स्माइल करता है और एक झटके से वो पर्दा हटा देता है। सामने एक बहुत बड़ा बोर्ड होता है जिस पे विश की फ़ोटो, विश के फैमिली की फ़ोटोज़ लगी होती है और विश के फ़ोटो पे एक रेड क्रॉस निशान लगा होता है। राज विश के फ़ोटो को हल्का सा किस करके ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और बोलता है, मैं अपनी मंजिल के बहुत करीब हूँ, बस 2 महीने और सब चीज़ क्लियर। इतना बोल के राज ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और जाके फिर से उसी सोफ़े पे लेट के वही म्यूज़िक आँख बंद करके सुनने लगता है। कुछ देर म्यूज़िक सुनने के बाद वो उठता है और मिरर के सामने खड़े होके फिर खुद को बेल्ट से मारने लगता है और उसके दर्द से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। वरदान का घर, आज वरदान ऑफिस से जल्दी आ गया था और अपने रूम में बैठ के वो गिटार पे कोई ट्यून प्रैक्टिस कर रहा था। तभी उसकी माँ उसके रूम में आती हैं और बोलती हैं, वीनू ये क्या, अभी तक तूने कपड़े भी चेंज नहीं किए, आते ही आते गिटार लेके बैठ गया बेटा, जाके पहले कपड़े चेंज कर, चल उठ जा और जल्दी से चेंज करके नीचे आ, सब डिनर पे वेट कर रहे हैं तेरा। वरदान अपनी माँ से बोलता है, बस माँ आप चलो, मैं बस तुरंत आया 5 मिनट में। थोड़ी देर में वरदान भी नीचे आता है और सब लोग साथ में डाइनिंग टेबल पे बैठे रहते हैं। वरदान अपने पापा से बिजनेस डील के बारे में डिस्कस करता रहता है। उन दोनों की बातें उसकी माँ सुनती रहती हैं और बोलते हैं, बस सारी बातें तुम लोग खाने के टेबल पे कर लेना, इसके बाद तो बात होगी ही नहीं। वरदान बोलता है, ओके माँ, सॉरी सॉरी, आगे से हम लोग ध्यान रखेंगे, चलो भाई सब लोग शांति से खाना खाओ। इतना बोल के सब लोग चुपचाप खाना खाने लगते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। तभी वरदान की माँ बोलती हैं, वीनू मुझे पता चला था कि टिया आई थी तेरे ऑफिस में और तूने उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया, मैं जान सकती हूँ कि तूने ऐसा क्यों किया? वरदान बोलता है, माँ प्लीज़ मुझे टिया बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं उसके बारे में कोई बातचीत नहीं करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ आप टॉपिक चेंज करके मुझसे बात करिए। माँ बोलती हैं, नहीं वीनू मुझे इसी टॉपिक पे तुझसे बात करनी है, हम सब लोग चाहते हैं कि तेरी शादी टिया से हो जाए और उसकी फैमिली भी तो हमें प्रेशर कर रही है ना, तो उन लोग को पसंद है बच्चे। वरदान की माँ वरदान से थोड़ा सा प्यार दिखाते हुए बोलती हैं। तभी वरदान बोलता है, नहीं माँ मुझे टिया बिल्कुल पसंद नहीं है और प्लीज़ आप लोग मुझे फोर्स मत करिए, मैं नहीं कर सकता टिया से शादी, नहीं पसंद आती है वो मुझे। इन शॉर्ट मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है और प्लीज़ आप लोग भी मत करिए। क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं घर छोड़ के चला जाऊँ इस वजह से? वरदान थोड़ा गुस्से में बोलता है। सब लोग नॉर्मल हो जाते हैं। वरदान की माँ घबरा जाती है और बोलती है, नहीं वीनू ठीक है, अगर तू शादी नहीं करना चाहता है उससे तो हम इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करेंगे। रात का वक्त, वरदान अपने बेड पे सोया था और कुछ देर बाद उसको नाइटमेयर्स आने लगते हैं। वरदान पूरा पसीने पसीने होने लगता है और नींद में ही वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज़ सुन के उसकी माँ दौड़े दौड़े उसके रूम में आती हैं और उसको उठाने लगती हैं। वीनू वीनू बच्चे उठ जा, क्या हुआ? "हाँ, नहीं नहीं मुझे छोड़ दो, मार देगा मार देगा। वीनू उठ जा वीनू, क्या हुआ?"
वरदान इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि उसको अपने माँ की बात भी सुनाई नहीं दे रही थी। तभी उसकी माँ एक ज़ोर से आवाज़ देते हुए उसको उठाती हैं। वरदान अपनी आंखें खोलता है और माँ को पास पाके वो थोड़ा सा टेंशन में हो जाता है और तुरंत उठ के बैठ जाता है और ख़ुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करता है। तभी उसकी माँ बोलती हैं, जिसके नाम से पूरा अंडरवर्ल्ड हिलता है, आज वही एक डर के साए में जी रहा है। क्या बात है विनू, बहुत सालों से देख रही हूँ, तू कुछ बताता नहीं है मुझे। कौन सी चीज़ है ऐसी जो तुझे परेशान कर रही है? क्या है, क्या दिखता है तुझे नींद में? वरदान बोलता है, पता नहीं माँ, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता है, लेकिन जो भी दिखता है वो बहुत भयानक है। और मैं जब आँख खोलता हूँ तो भूल जाता हूँ। इतना भूल के वरदान अपने पेट पे हाथ रख लेता है, जिस पे उसको बहुत तेज पेन होता रहता है। पेन इतना ज़्यादा रहता है कि वरदान बेहोश हो जाता है। तभी वरदान की माँ घबराते हुए रूम से बाहर निकलती हैं और सीधे अपने रूम में जाती हैं और बोलती हैं, वीनू के पापा प्लीज़ डॉक्टर को फ़ोन करिए, फिर से वीनू को अटैक आया है। फिर प्लीज़ प्लीज़ आप फ़ोन करिए जल्दी, मेरा बच्चा बेहोश पड़ा हुआ है रूम में, आप प्लीज़ फ़ोन करिए, जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए। वरदान के पापा बोलते हैं, हाँ हाँ तुम टेंशन मत लो, मैं बस तुरंत डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ। थोड़ी देर में डॉक्टर आते हैं। वरदान अभी बेहोश रहता है। वो वरदान को चेक करते हैं और बोलते हैं, सब कुछ तो नॉर्मल है, फिर ऐसा क्यों है? ये बेहोश हो जाता है बार बार अपने पेट के दर्द की वजह से। सारे टेस्ट हो गए, सब कुछ हो गया, सब सब नॉर्मल है मिसेस राठौर, फिर ऐसा क्यों? वरदान जब 10 साल का था तब से इसको मैं देख रहा हूँ, सेम प्रॉब्लम से ये सफ़र कर रहा है, लेकिन कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ही इज़ परफेक्टली फाइन एंड हेल्दी, कुछ भी दिक्कत नहीं है इसको। वैसे मैंने इनको इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में इनको होश आ जाएगा, ये ठीक है बिल्कुल, आप लोग टेंशन मत लीजिए। इतना बोल के डॉक्टर चला जाता है। वहीं वरदान की माँ अपनी आंखों में आंसू भरे वरदान के पास बैठ के उसका सर सहलाने लगती हैं। थोड़ी देर बाद उनकी भी आंख लग जाती है और वो भी वरदान के पास बैठे बैठे ही सो जाती हैं। कुछ देर बाद उनकी आंख खुलती है तो वो देखती हैं कि वरदान अपने बेड पे नहीं है। वो चारों तरफ रूम में देखती हैं, लेकिन वरदान उनको कहीं नहीं मिलता है। फिर उनकी नज़र उस रूम की तरफ जाती है जिसमें वरदान की पेंटिंग्स रहती है, जिसकी लाइट ऑन रहती है। वो रूम की तरफ बढ़ जाती हैं। जैसे ही वो रूम के दरवाजे के पास पहुंचती हैं, देखती हैं कि वरदान बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होकर एक पेंटिंग बना रहा था। वो वरदान को कुछ देर देखती हैं और फिर वहाँ से चली जाती हैं। इधर वरदान सिर्फ पेंटिंग बनाने में ही बिजी था। तो फ्रेंड, कैसी लग रही है आपको ये स्टोरी, कमेंट में ज़रूर बताएं और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और स्टोरी पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर कर दें। और हाँ, अपना बहुत सारा सपोर्ट करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए बाय और टेक केयर। मैं अगला पार्ट जल्दी अपलोड कर